जब एक बार अपने आत्मिक समूह में शामिल हो जाती हैं तो फिर उनके अध्ययन का सिलसिला शुरू होता है। अपने अपने समूहों के अंतर्गत सीखती हैं वो चीज़ों को बगैर किसी दबाव, किसी मजबूरी के, और किसी भी समय वो अध्ययन को छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। अगर कोई आत्मा एकांत में रहना चाहती है या फिर अपने आत्मिक साथियों से दूर रहकर कोई और काम करना चाहती है तो इसके लिए भी वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। हाँ, बस शर्त ये है कि उसके इन कामों से किसी और आत्मा को कोई दिक्कत ना हो, किसी और समूह में उसके द्वारा बाधा न पड़े। बस इसका ख्याल तो रखना होता है उसे। अब कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो दूसरे समूह के सदस्यों के साथ मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं करती, और कुछ आत्माओं को इस मेलजोल से कोई एतराज़ नहीं होता। आत्माएं जब अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली होती हैं तब इस तरह की गतिविधि ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें वो कुछ सीखने के उद्देश्य से दूसरे समूहों में जाया करती हैं। इसी तरह की एक आत्मा थी जो अक्सर दूसरे समूह में घूमने के लिए चली जाया करती थी। जब उससे डॉक्टर न्यूटन ने पूछा कि आखिर तुम इस समीपवर्ती आत्मिक समूह में घूमने क्यों जाना चाहते हो, इस पर माध्यम ने बताया कि उसका समूह कम गंभीर आत्माओं का है, और यह जो दूसरा आत्मिक समूह है जहाँ वो जाया करता है वो उसके समूह से थोड़ा आगे है, और उनमें से ज़्यादातर आत्माएं तो स्वतंत्र अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए लगभग तैयार हैं। साथ ही साथ वो बहुत दृढ़ भी हैं। अब अगर वो ऐसे खिलाड़ियों के आसपास रहेगा तो उसे भी अपने जीवन वाले खेल में बेहतर करने में सहायता मिलेगी। बहुत कुछ सीख पाएगा वो उनसे। वो उसे व्यवहारिक विचार प्रदान करते हैं और खुद वो उन्हें अपने समूह के बारे में चुटकुले सुनाया करता है, लेकिन वो उनकी व्यस्तता का भी ध्यान रखता है। ये कोशिश करता है कि उसकी वजह से उनके कामों में कोई बाधा ना आए। खैर, डॉक्टर न्यूटन उससे आगे कहते हैं कि ठीक है, तो मुझे उनकी आखिरी मुलाकात के बारे में बताओ, क्या हुआ था उस दौरान। इस पर माध्यम ने कहा कि वो एक गर्मा गर्म परिचर्चा में व्यस्त थे। ओरिक नाम का एक सदस्य अपने सपने के बारे में बता रहा था जो उसने अपने पुनर्जन्म के दौरान धरती पर देखा था। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब वो सो रहा था तो उसी के समूह की किसी आत्मा ने पुनर्जन्म से बाहर की सूचना उसे भेजी थी, लेकिन ओरिक ने उसका गलत अर्थ लगा लिया था। शायद ऐसा संदेश भेजने वाली आत्मा की मानसिक असंगति के कारण हुआ था। अब ओरिक उस आत्मा की अपने मन में थोड़ी निंदा भी कर रहा था कि उस आत्मा को सपने के मार्फत संदेश भेजने में थोड़ा और पारंगत होना चाहिए था। शायद इन जनाब को लग रहा था कि उसने ठीक से संदेश नहीं भेजा। खैर, लेकिन संदेश भेजने वाली आत्मा ऐसा नहीं मानती। उसे तो लगता था कि ओरिक ने उसकी सूचना का गलत अर्थ लगाया था, और सिर्फ लगाया ही नहीं था बल्कि उस गलत अर्थ पर गलत तरीके से कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। अब डॉक्टर न्यूटन ने पूछा कि ओरिक के समूह ने उसकी और उसके मित्र की इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकाला। इस पर माध्यम ने कहा कि उनका समूह मानता है कि दोनों आत्माएं बहुत घनिष्ठ हैं, पर मानवीय मन को संदेश प्राप्त करने के लिए और तैयारी करनी होगी, और जो आत्मा संदेश भेज रही है उसके लिए एक से अधिक संदेश भेजना ठीक रहेगा, और संदेशों को बहुत संक्षिप्त और साथ ही साथ बहुत स्पष्ट रखना होगा। संदेश भेजने वाली आत्मा को एक ही माध्यम पर निर्भरता खत्म करनी होगी, यानी उन्हें संदेश भेजने के कई तरीकों में पारंगत होना होगा। केवल स्वप्न के भरोसे नहीं रहा जा सकता। पता नहीं मानव मन क्या अर्थ लगा ले। अब आगे डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि तब तो तुम्हारे लिए ये एक सफल यात्रा थी, पर तुमने कुछ सीखा या नहीं। इस पर माध्यम ने कहा कि मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ। अधिकतर समय मैं चुप रहता हूँ और इस खास समूह के साथ कान लगाकर सुनता हूँ। आत्मिक संदेशों को भेजने के बारे में चर्चा मेरे लिए उपयोगी थी, और मैंने इस यात्रा से जो कुछ भी सीखा उसे मैंने समूह में लौटकर अपने मन में बसा लिया। अब देखिए, ये आत्मा अपने से उन्नत समूह में कभी कभार जाती है और उनकी बातों को चुपचाप कान लगाकर सुनती है, और उस चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है, जो सीखती है, वो उसे अपने मन में गांठ बांध कर रख लेती है, और ये सारी सीख उसकी तरक्की में सहायक होगी। इसी तरह से कभी कभी प्रशिक्षक आत्माएं अतिथि वक्ताओं को सुनने के लिए सभा का आयोजन करती हैं, जिसमें दूसरों का मूल्यांकन कैसे करें, अच्छे कार्यों का लाभ, निष्ठा और ईमानदारी, हम अपनी योग्यता के साथ परिपूर्ण कैसे बने, इन सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन मनोरंजक तरीके से।
उनके निजी जीवन के किस्से अनुभव इस वार्तालाप को और रोचक बना देते हैं। इसी से रिलेटेड एक माध्यम ने अपना अनुभव शेयर किया था। उसने कहा कि हमारे प्रशिक्षण में अतिथि वक्ताओं के दौरों के द्वारा सहायता मिलती है। वो मेरे मार्गदर्शक से चरित्र और दृष्टिकोण में बहुत भिन्न है और ये बहुत सहायक रहता है। सेल्किन नाम की इस महिला को मैं बहुत पसंद करता हूँ। वो हमारे केंद्र पर थोड़े थोड़े समय बाद आती रहती है और मैं कभी उससे मिलना भूलता नहीं हूँ। उसकी मुख्य विशेषता किसी भी समस्या को पकड़ना और तुरंत मामले के मर्म में जाकर उसे खोलकर कम कर देना है। वो किसी भी जटिल विचार को बड़ी जल्दी समझ लेती है और मुझे इतनी अधिक शीघ्रतापूर्वक समझा देती है कि मैं जानता हूँ कि अगली बार मेरी ज़िंदगी में वैसी समस्या आने पर मैं कहीं अधिक सफलतापूर्वक उसका सामना कर सकूँगा। वो हमें बताती है कि हम उन व्यक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनें जिन्हें हम पृथ्वी पर खास तौर पर पसंद नहीं करते, क्योंकि हम हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जिन्हें हम धरती पे पसंद नहीं करते उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस ज़रूरत है खुद के नकारात्मक विचारों को कुछ देर के लिए रोक के उसके इस बिहेवियर का कारण समझे। आखिर क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्या चाहता है वो। खैर, सेल्किन समस्या की जड़ तक जाने में पारंगत है। समस्या को शीघ्रता से सुलझाना और इस तरीके से सुलझाना कि सामने वाला वैसी सिचुएशन आने पे सफलतापूर्वक उसका सामना कर सके। अच्छा, आत्मा लोक में शिक्षात्मक क्रियाकलाप के साथ साथ मनोरंजक क्रियाकलाप भी होते हैं। आत्माएं अवकाश के साथ साथ एकांतवास भी करती हैं और कुछ आत्माएं तो मनोरंजन के लिए धरती पे भी जाया करती हैं। हाँ, ऐसी ही एक आत्मा थी जिसे समुद्रों के किनारे बहुत पसंद थे। रेत पे बैठकर धूप सेकना, समुद्री पक्षियों के साथ किनारे पे दौड़ना, लहरों में नहाना, एक तरह से समुद्र के आसपास उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस आत्मा के केस का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।